हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यह सोशोलॉजी का 151 नंबर क्वेश्चन है। यह किसका कथन है कि भारत में परिवर्तन की दिशा की परंपरा उन्मुखीकरण से आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप से निरूपित करती है। ए ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, बी ऑप्शन है एस.सी. दुबे, सी ऑप्शन है मिल्टन सिंगर, डी ऑप्शन है योगेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ये स्टेटमेंट किसका है कि भारत में जो परिवर्तन की दिशा है परंपरा या उन्मुखीकरण से आधुनिकीकरण की ओर से रैखिक विकासात्मक रूप से निरूपित करती है। तो ये स्टेटमेंट है योगेंद्र सिंह का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 152 पे। यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है। ए ऑप्शन है ए आर देसाई, सी ऑप्शन है डी.पी. मुखर्जी, बी ऑप्शन है जी.एस. घुर्रे, डी ऑप्शन है सुजीत सिन्हा। इसका राइट आंसर क्या होगा। ये किसका स्टेटमेंट है कि जो सामाजिक अशांति है यह किसके कारण होता है, पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है, ए आर देसाई ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 152 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 153 पर। क्वेश्चन नंबर 153 क्या है। सरल अर्थ में चिंतन अर्थगर्भित भाव भंगिमा के द्वारा एक व्यक्ति का स्वयं के साथ आंतरिकृत अथवा अंतर्निहित वार्तालाप यह किसका कथन है। ए ऑप्शन है एल अल्थ्यूजर, सी ऑप्शन है पी ब्लाउ, बी ऑप्शन है एच ब्लूमर, डी ऑप्शन है जी एच मीड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा जी एच मीड। ठीक है, जी एच मीड ने यह स्टेटमेंट दिया है कि जो सरल अर्थ में चिंतन अर्थगर्भित भाव भंगिमा के द्वारा एक व्यक्ति का स्वयं के साथ आंतरिकृत अथवा अंतर्निहित वार्तालाप है। यह स्टेटमेंट किसने दिया है, जी एच मीड ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 153 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 154 पर। क्वेश्चन नंबर 154 क्या है। मनुष्य इतिहास बनाते हैं परंतु वे इसे मात्र वैसा नहीं बनाते जैसा वे चाहते हैं। वे इसे स्वयं चयनित परिस्थितियों के अंतर्गत नहीं बनाते बल्कि भूतकाल से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त प्रदत्त एवं संचालित परिस्थितियों के अंतर्गत बनाते हैं। यह वक्तव्य किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है कार्ल मैनहीम, सी ऑप्शन है कार्ल पॉपर, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन है राल्फ डरेनडार्फ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने यह विचार प्रस्तुत किया है कि जो मनुष्य का इतिहास बनाते हैं लेकिन वे इसे मात्र वैसा नहीं बनाते हैं जैसा वे चाहते हैं। वे इसे स्वयं चयनित परिस्थितियों के अंतर्गत नहीं बनाते बल्कि उसके साथ प्रत्यक्ष रूप से भूतकाल से प्राप्त प्रदत्त एवं संचालित परिस्थितियों के अंतर्गत बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर कार्ल मार्क्स होगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने यह बताया है कि जो मनुष्य है वह इतिहास बनाते हैं भूतकाल से प्राप्त जानकारी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 154 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 166 पर। क्वेश्चन नंबर 166 क्या है। ये 155 है क्वेश्चन नंबर 154 का बी ऑप्शन है। और 155 क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रवाद की परिभाषा देते हुए ए आर देसाई निम्नलिखित से प्रभावित हैं। किससे प्रभावित हैं। ए ऑप्शन है एस एम लिम्पसेट, बी ऑप्शन है ई एच कार, सी ऑप्शन है एम वेबर, डी ऑप्शन है एल अल्थ्यूजर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। जो राष्ट्रवाद की परिभाषा ए आर देसाई ने किससे प्रभावित होकर दिया था, ई एच कार से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 155 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 156 पर। क्वेश्चन नंबर 156 क्या है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतवादी ने सामायिक समाज को एक ऐसी मृतक संस्कृति बताया है जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं की और भेदभाव का उदाहरण है।
तो 156 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है जे बॉडीलार्ड, सी ऑप्शन है एम फूको, बी ऑप्शन है यू बेक मतलब उलरिच बेक और डी ऑप्शन है जे एफ ल्योटार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने जो है आधुनिक समाज को जो है मृतक संस्कृत बताया है? तो इसे बताया है जे बॉडीलार्ड ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 156 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आप ये कीटर्ड ये पकड़िए मृतक संस्कृति। ठीक है, तो आधुनिक समाज को समसामयिक समाज को एक मृतक संस्कृति जे बॉडीलार्ड ने बताया है और जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 156 का क्या राइट आंसर होगा? ए ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 157 पर। क्वेश्चन नंबर 157 क्या है? इम्पेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन का विचार किसकी देन है? ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है लेविस कोजर, डी ऑप्शन है राल्फ डरहेंडार्फ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो इम्पेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशंस है यह विचार किसकी देन है? राल्फ डरहेंडार्फ का। ठीक, तो 157 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 158 पर। क्वेश्चन नंबर 158 क्या है? औद्योगिक नियत कार्यों को सरल संक्रियाओं की श्रेणी में विभक्त कर सुस्पष्ट रूप से समयबद्ध तथा इष्टतम रूप से समन्वित बनाकर उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि की जा सकती है। इस वक्तव्य का संबंध किससे है? ए ऑप्शन है टेलरवाद, बी ऑप्शन है फोर्डवाद, सी ऑप्शन है मार्क्सवाद, डी ऑप्शन है उत्तर फोर्डवाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा टेलरवाद। ठीक है, जो टेलरवाद है यह जो है कॉन्सेप्ट किसने दिया है? टेलर ने। ठीक है, तो इन्होंने टेलर ने यह कॉन्सेप्ट दिया है कि जिसे टेलरवाद के नाम से जाना जाता है। तो ये टेलर का विचार है कि टेलरवाद की इस औद्योगिक नियत कार्यों को सरल संक्रियाओं की श्रेणी में विभक्त कर सुस्पष्ट रूप से समयबद्ध तथा इष्टतम रूप से समन्वित बनाकर उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 158 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यह विचार जो है संबंधित है टेलरवाद से। ठीक है, टेलरवाद का कहना है, यह विचार है कि जो नियत कार्य है औद्योगिकीकरण में औद्योगिक में, तो उन कार्यों को जो है समय के साथ और इष्टतम रूप से समन्वित कर उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 158 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 159 पर। क्वेश्चन नंबर 159 क्या है? भारत औद्योगिक क्रांति में चूक गया परंतु क्रांति में चूक जाने का भार वहन नहीं कर सकता। यह किसका सुझाव है? यह शिक्षा है। ठीक है, यहाँ पे तो ए ऑप्शन है भारतीय महिला आयोग, बी ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी ऑप्शन है शिक्षा आयोग, डी ऑप्शन है भारतीय ज्ञान आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कि भारत औद्योगिक क्रांति में चूक गया परंतु अगर यहाँ पे शिक्षा है या ज्ञान की क्रांति में चूक जाने का भार वहन नहीं कर सकता। तो यह सुझाव किसने दिया था? भारतीय ज्ञान आयोग ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 159 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 160 पर। क्वेश्चन नंबर 160 क्या है? यदि विकास का सामाजिक लिंग संवेदनशील नहीं हुआ तो खतरे में पड़ जाएगा। इस पर निम्नलिखित एजेंसियों में से किसने बल दिया है? ए ऑप्शन है यूएनडीपी, सी ऑप्शन है आईएमएफ, बी ऑप्शन है विश्व बैंक, डी ऑप्शन है डब्ल्यूटीओ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि विकास जो है सामाजिक लिंग संवेदनशील नहीं हुआ तो खतरे में पड़ जाएगा। यह जो है किस एजेंसी से संबंधित है? तो लिंग जो संवेदनशीलता पर किसने जो है बल दिया है? किस एजेंसी ने? यूएनडीपी ने। ठीक है, यूएनडीपी ने जो है एजेंसी विश्व की एजेंसी है जो है लिंग संवेदनशील पर ज़्यादा अत्यधिक बल देता है। तो क्वेश्चन नंबर 160 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 161 पर। क्वेश्चन नंबर 161 क्या है? समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सामाजिक कृत्य की व्याख्यात्मक समझ का प्रयास किया जाता है।
इस रूप से परिसमाजशास्त्र की परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? ए ऑप्शन है टी पार्सन्स, बी ऑप्शन है मैकाइवर और पेज, सी ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। मैक्स वेबर ने यह जो है स्टेटमेंट दिया है कि जो समाजशास्त्र है यह ऐसा शास्त्र है जिसमें सामाजिक कृत्य मतलब सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ का प्रयास किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 161 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सामाजिक कृत्य मतलब सामाजिक क्रिया और व्याख्यात्मक समझ का प्रयास किसने किया था? मैक्स वेबर महोदय ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 161 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 161 पर। क्वेश्चन नंबर 161 क्या है? किसने किसानों को एक ऐसे छोटे कृषि उत्पादकों के रूप में परिभाषित किया है जो साधारण उपस्करों और अपने परिवार के सदस्यों के श्रम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रायः अपने उपभोग के लिए राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति धारकों के प्रति अपना उत्तरदायित्व पूरा करते हैं? तो यह परिभाषा किसकी है? ए ऑप्शन है आंद्रे बेते, सी ऑप्शन है AR देसाई, बी ऑप्शन है टी सैनिन, डी ऑप्शन है एवी चिनोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा टी सैनिन। टी सैनिन महोदय ने यह बताया है कि जो किसान जो छोटे किसान उत्पादक होते हैं, कृषि उत्पादक, यह जो है साधारण उपस्करों और परिवार के सदस्यों के श्रम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रायः अपने उपभोग के लिए राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति के धारकों के प्रति अपना उत्तरदायित्व पूरा करते हैं। ठीक है, किसके लिए? अपने परिवार के सदस्यों के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 161 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, टी सैनिन यहाँ पे राइट आंसर होंगे। फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 162 पर। क्वेश्चन नंबर 162 क्या है? किसका विचार है कि भारतीय समाज का वैज्ञानिक अनुभवपरक अध्ययन संभव नहीं है? ए ऑप्शन है रामकृष्ण, बी ऑप्शन है DP मुखर्जी, सी ऑप्शन है AK ईश्वरन है। ठीक है, डी ऑप्शन है SC दुबे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह स्टेटमेंट किसने दिया है कि जो भारतीय समाज का वैज्ञानिक अनुभवपरक अध्ययन संभव नहीं है, यह किसने कहा है? AK शरण ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 162 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे शरण देखने को मिलता है और कहीं पे सीरम। ठीक है, तो हम शरण पढ़ते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 162 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 163 पर। क्वेश्चन नंबर 163 क्या है? किसने कहा है कि भारत में समाजशास्त्र भारतीय विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है और भारतीय समाज की समझ के लिए आवश्यक पूर्व शर्त सही प्रकार के मिश्रण में है? ए ऑप्शन है FG बेली, सी ऑप्शन है वाई सिंह मतलब योगेंद्र सिंह, बी ऑप्शन है लुई ड्यूमा, डी ऑप्शन है MN रॉय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लुइस ड्यूमा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 163 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। लुई ड्यूमा ने कहा है कि भारत में जो समाजशास्त्र है यह भारतीय विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है। ठीक है, इसके लिए जो है भारतीय समाज के समझ के लिए आवश्यक पूर्व शर्त सही प्रकार के मिश्रण के रूप में है। तो किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 163 का बी ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 163 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 164 पर। क्वेश्चन नंबर 164 क्या है? किसने कहा है कि ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण जर जोरू और जमीन है? ए ऑप्शन है आस्कर लेविस, सी ऑप्शन है लुइस विर्थ, बी ऑप्शन है लुई ड्यूमा, डी ऑप्शन है AR देसाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आस्कर लेविस। ठीक है, आस्कर लेविस ने यह बताया है कि जो ग्रामीण समाज है उसमें विभाजन का कारण क्या होता है? जर जोरू और ज़मीन। ठीक है, यह जो है समाज में एक तरह से मुहावरा या लोकोक्तियाँ हैं जिसे बोला जाता है। और आस्कर लेविस ने यह स्टेटमेंट दिया है कि विचार प्रस्तुत किया है कि जो ग्रामीण समाज है इसका विभाजन का कारण होता है क्या? जर जोरू और ज़मीन। क्वेश्चन नंबर 164 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और गरीबी की संस्कृत
कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ऑस्कर लेविस ने। ठीक है, तो हम इसको आगे पढ़ेंगे अच्छे से, अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट करेंगे हमारा तो। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 165 पर। क्वेश्चन नंबर 165 क्या है? किसने यह तर्क दिया है कि भारतीय समाज में परिवर्तन का अध्ययन भी इसकी गहन परंपराओं के अध्ययन द्वारा किया जाना चाहिए? ए ऑप्शन है ए के शरण, सी ऑप्शन है ए आर देसाई, बी ऑप्शन है डी पी मुखर्जी, डी ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय समाज में जो है परिवर्तन के लिए जो परंपराओं का अध्ययन द्वारा किया जाना चाहिए, ये किसने कहा है? परंपरा के द्वारा भारतीय समाज का परिवर्तन का अध्ययन किया जाना चाहिए। ये इसके जो है इससे संबंधित कौन है? डीपी मुखर्जी। ठीक है, परंपराओं का अध्ययन किसने किया है? डीपी मुखर्जी ने। ठीक है, आपकी टर्म इसे पकड़िए और इससे आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 165 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 166 पर। क्वेश्चन नंबर 166 क्या है? किसका कथन है कि भारतीय मानव जीवन समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है? ए ऑप्शन है टीवी बोटोमोर, बी ऑप्शन है किंग्सले डेविस, सी ऑप्शन है टैलकेट पार्सन्स, डी ऑप्शन है एंथनी गिडिंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा एंथनी गिडिंस। ठीक है, एंथनी गिडिंस का ये स्टेटमेंट है कि जो समाजशास्त्र है यह मानव जीवन समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 166 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये परिभाषा एंथनी गिडिंस का है कि जो समाजशास्त्र है यह मानव जीवन का, समूहों का और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 166 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 167 पर। क्वेश्चन नंबर 167 क्या है? यह किसका तर्क है कि भारतीय असभ्यतापूर्ण और आनंद के लिए सैर करने के लिए जैसे ऐसे गैर उपयोगितावादी अपराधों का विवरण देने में असमर्थ रहे जिनसे आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता है? तो यह तर्क किसने दिया है कि मर्टन जो है असभ्यतापूर्ण, आनंद के लिए, सैर सपाटे जैसे ऐसे गैर उपयोगितावादी अपराधों का विवरण उन्होंने नहीं दिया है जिससे जो है आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता है। यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है डब्ल्यू बी मिलर, बी ऑप्शन है एल्बर्ट के कोहेन, सी ऑप्शन है आर ए क्लोवर्ड, डी ऑप्शन है एल ई ओहलिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, एल्बर्ट कोहेन ने यह तर्क दिया है मर्टन से संबंधित कि जो मर्टन हैं इन्होंने जो है ऐसे अपराधों का विवरण देने में असमर्थ रहे हैं जिनसे उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 167 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 168 पर। क्वेश्चन नंबर 168 क्या है? यह किसका कथन है कि सजातीयता और सजातीय समूहीकरण का मूल कारक होते हैं इस अर्थ में कि वे मानव अस्तित्व की अवस्था में निहित होते हैं? ए ऑप्शन है फ्रेडरिक बार्थ, बी ऑप्शन है क्लिफोर्ड गिब्स, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर, डी ऑप्शन है माइकल गारफील्ड स्मिथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, क्लिफोर्ड गिब्स ये जो है इन्होंने यह विचार व्यक्त किया है कि सजातीयता और सजातीय जो समूहीकरण है इसका मूल कारक होते हैं कि वे मानव अस्तित्व की अवस्था में निहित होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 168 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लिफोर्ड गिब्स से हमें लगता है कि यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा ही जाता है घुमा फिरा के। इस थिंकर से ये परिभाषा जरूरी पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 168 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 169 पर। क्वेश्चन नंबर 169 क्या है? यह किसकी युक्ति है कि परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है? ए ऑप्शन है एम जी स्मिथ, बी ऑप्शन है डी एच जे मॉर्गन, सी ऑप्शन है जी पी मर्डोक, डी ऑप्शन है टी पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह जो है किसका विचार है कि जो परिवार होता है यह क्या होता है? मानव व्यक्तियों का उत्पादन करता है। जो परिवार है वे कारखाने होते हैं जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है। यह स्टेटमेंट किसने दिया है? टी पार्सन्स ने। ठीक है, तो टी पार्सन्स ने जो है परिवार को क्या बोला है? कारखाना, जो क्या उत्पादित करता है? मानव व्यक्तियों का।
तो क्वेश्चन नंबर 169 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 170 पर। क्वेश्चन नंबर 170 क्या है? प्राथमिक समूह मानवीय प्रकृति की नर्सरी है, इसका प्रतिपादन किसने किया? ए ऑप्शन है चार्ल्स एच कूले, सी एच कूले हैं ये। बी ऑप्शन है जॉर्ज हर्बर्ट मीड, सी ऑप्शन है राल्फ डरहेंडार्फ, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एच कूले, ठीक है, चार्ल्स कूले। इन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि जो प्राथमिक समूह होता है वह क्या होता है? मानव प्रकृति की नर्सरी, ठीक है। तो प्राथमिक समूह को मानवीय प्रकृति की नर्सरी किसने कहा है? चार्ल्स कूले ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 170 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 171 पर। क्वेश्चन नंबर 171 क्या है? निर्धनता की संस्कृति का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ए ऑप्शन है आस्कर लेविस, बी ऑप्शन है एबेल स्मिथ, सी ऑप्शन है सैमुअल मेंचर, डी ऑप्शन है पीटर टाउनसेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निर्धनता की संस्कृति का विचार किसने दिया है? आस्कर लेविस ने, ठीक है। आस्कर लेविस जो अमेरिका के मानव शास्त्रीय समाजशास्त्री थे, उन्होंने जो है इन निर्धनता की संस्कृति के विचार प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 171 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ग्रामीण समाज का विभाजन जरजोरू जमीन कारण माना है। जरजोरू जमीन को किसने? आस्कर लेविस ने, ठीक है। तो इससे आपको दो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 171 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 172 पर। क्वेश्चन नंबर 172 क्या है? संगठन के अखाड़े हैं, संगठन संघर्ष के अखाड़े हैं, यह किसका कथन है? ए ऑप्शन है रेंडॉल्फ कॉलिंस, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन है राल्फ डरहेंडार्फ, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो संगठन है या संघर्ष के अखाड़े हैं, यह स्टेटमेंट किसका है? रेंडॉल्फ कॉलिंस का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 172 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 173 पर। क्वेश्चन नंबर 173 क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, बी ऑप्शन है ऑगस्ट कॉम्ट, डी ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो समाजशास्त्र है या सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है, यह विचार प्रस्तुत किया है मैक्स वेबर ने। क्वेश्चन नंबर 173 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 174 पर। क्वेश्चन नंबर 174 क्या है? सांदर्भिक रूप से संस्कृतिकरण जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? ए ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, बी ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, सी ऑप्शन है एम सी दुबे, डी ऑप्शन है डी पोकोक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, ठीक है। योगेंद्र सिंह ने जो है सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? एम एन श्रीनिवास ने, ठीक है। लेकिन जो ये स्टेटमेंट है ये योगेंद्र सिंह का है, ठीक है। योगेंद्र सिंह ने कहा है कि जो सांस्कृतिकरण है यह जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 174 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने सांस्कृतिकरण को जो सांस्कृतिक गतिशीलता है जाति की, वह जो है एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 174 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेटिव क्वेश्चन 175 है। जाति गंगा के मैदान में पोषित भारतीय आर्य संस्कृति का ब्राह्मण बालक है और इसलिए भारत के अन्य भागों में अंतरित है, यह कथन किसका है? देखिए उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 175 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है डीपी मुखर्जी, बी ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, सी ऑप्शन है जीएस घुर्रे, डी ऑप्शन है एल ड्यूमोंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, ठीक है। जीएस घुर्रे का ये स्टेटमेंट है कि जो जाति है यह क्या है? गंगा के मैदान में पोषित भारतीय आर्य संस्कृति का ब्राह्मण बालक है, ठीक है। और इसलिए भारत के अन्य भागों में क्या होता है? अंतरित, ठीक है, हस्तांतरित होती रहती है। तो इसका कथन किसने दिया है? जीएस घुर्रे महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 175 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 176 पर। क्वेश्चन नंबर 176 क्या है?
एल अल्थ्यूजर के अनुसार उत्पादन की विधि में सम्मिलित होती है जटिल अभिव्यक्ति की क्या होती हैं सम्मिलित उत्पादन विधि में। अकॉर्डिंग टू एल अल्थ्यूजर, जो लुइस अल्थ्यूजर हैं ये 9 मार्क्सवादी हैं, ठीक है, विचारक। तो ए ऑप्शन है केवल आर्थिक परिपाटियाँ, बी ऑप्शन है केवल राजनैतिक परिपाटियाँ, सी ऑप्शन है आर्थिक, राजनैतिक और विचारधारात्मक परिपाटियाँ, डी ऑप्शन है आर्थिक एवं राजनीतिक परिपाटियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक, राजनैतिक और विचारधारात्मक परिपाटियाँ, ठीक है। एल अल्थ्यूजर जो है उत्पादन विधि में क्या क्या सम्मिलित हैं उत्पादन विधि में? आर्थिक, राजनैतिक और विचारधारात्मक परिपाटियाँ इसमें सम्मिलित होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 176 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 177 पर। क्वेश्चन नंबर 177 क्या है? किसने आधुनिकता को एक असमाप्त परियोजना माना है? ए ऑप्शन है जे डेरिडा, सी ऑप्शन है एल अल्थ्यूजर, बी ऑप्शन है ए गिडिन्स, डी ऑप्शन है जे हैबरमास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आधुनिकता को एक असमाप्त परियोजना किसने माना है? जे हैबरमास महोदय ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 177 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 178 पर। क्वेश्चन नंबर 178 क्या है? निम्नलिखित में से किसे निम्नांकित रूप से वर्णित किया जा सकता है? दर्शन शास्त्र की एक प्रणाली जो व्यक्ति और उसके चेतन अनुभवों से शुरू होती है और पूर्व धारणाओं, पूर्वाग्रह और कट्टर दार्शनिक मतों से बचने की कोशिश करता है। कौन सी ऐसी विचारधारा है, ठीक है, जो है ये उपर्युक्त स्टेटमेंट को जो है वर्णित करती हैं? ए ऑप्शन है परिस्थितिकी, बी ऑप्शन है घटना क्रिया विज्ञान, सी ऑप्शन है निर्जात पद्धति शास्त्र, डी ऑप्शन है नाट्य शास्त्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा घटना क्रिया विज्ञान, ठीक है। फिनोमेनोलॉजी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, तो वो जो है जो घटना क्रिया विज्ञान है यह क्या करता है? यह जो है दर्शन शास्त्र की प्रणाली का एक ऐसी शाखा है जो उसके चेतन अनुभव से शुरू होती है, ठीक है, अवेयरनेस से, ठीक है। चेतन अनुभव से मतलब कि अगर हम पढ़ रहे हैं कोई काम को कर रहे हैं तो जो है एकदम चेतन रूप से अवेयर होके उसे अनुभव करते हैं, ठीक है। और जो पूर्व धारणाएं हैं, पूर्वाग्रह हैं और कट्टर जो दार्शनिक मत हैं उनसे जो है बचने की कोशिश करते हैं। तो कौन से विचारधारा में? घटना क्रिया विज्ञान में, ठीक है। इस परिप्रेक्ष्य से जब हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसमें जो हमारी जो पूर्वाग्रह हैं और पूर्व धारणाएं हैं और जो कट्टर दार्शनिक मतें हैं उनसे हम बचकर जो सामने चीज़ें हमें दिखती हैं ठीक वैसे ही उसे व्याख्यात करते हैं, ना कि हम जो है उसका जो है पक्ष लेते हैं, ठीक है। उसका पक्षपात न करके हम जो है जो चीज़ें हमें जैसी दिखती हैं हम उन चीज़ों को जैसा अनुभव होता है हम वैसे ही उस चीज़ को जो है व्याख्यात करते हैं या जो है एक्सप्लेन करते हैं, बिना पूर्ण धारणाएं, जो हमारे मन में पूर्ण धारणाएं होती हैं जैसे किसी व्यक्ति को लेकर हम चलते हैं, हम जो है उस व्यक्ति को अच्छे से नहीं जानते, लेकिन उसके लिए समाज में मतलब किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, लेकिन तो हमारे पास एक पूर्ण धारणा हो गई कि वह एक अच्छा व्यक्ति है या एक बुरा व्यक्ति है, ठीक है। और तो यह हमारे पास एक धारणा या पूर्वाग्रह हो गया उस व्यक्ति के लिए। और लेकिन उस व्यक्ति से जब हम जैसे बात करते हैं, ठीक है, तो हमारी राय जो है बदलने लगती है। किसी के लिए भी अवेयर होकर अगर हम बात करते हैं तो हमें जो है जागरूक रूप से हम उसे सुनते हैं और चेतना से अनुभव से शुरू करते हैं, तो उसे ही ना घटना क्रिया विज्ञान कहा जाता है, फिनोमेनोलॉजी कहा जाता है, बिना किसी पूर्वाग्रह से, ठीक है। और कट्टर दार्शनिक मतों से बचने की कोशिश करती है। कौन सा परिप्रेक्ष्य? घटना क्रिया विज्ञान परिप्रेक्ष्य। तो क्वेश्चन नंबर 178 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। हम इसे कभी फिर और भी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो फिनोमेनोलॉजी शब्द क्या है का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हीगल ने, ठीक है। हीगल की कृति जो है फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड जो 1807 में लिखा गया था,
को देखने में मिलता है कि किंतु आधुनिक काल में गवेषणा की एक दार्शनिक विधि के रूप में इसका विकास कहाँ किसने किया था? जर्मन दार्शनिक ने। जर्मन दार्शनिक कौन? एडवर्ड हर्सल ने। ठीक है, हर्सल ने किसी घटना के बारे में पूर्वाग्रहों, पूर्व मान्यताओं एवं दार्शनिक बोध से अप्रभावित व्यक्ति के प्रत्यक्ष अनुभव को जानने की विद्या को क्या कहा जाता है? परिघटना शास्त्र। ठीक है, 20वीं सदी के यूरोपीय दर्शन पर गहरा प्रभाव डालने वाले घटना की क्रिया की शाखा के अनुसार वस्तुएं अपना तात्पर्य उन्हें देखने वाले व्यक्ति की चेतना के में स्थित के बोध के जरिए प्राप्त करती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 178 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। और फिनोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हीगल ने किया था। ठीक है, और उनकी बुक कौन सी है? फिनोलॉजी ऑफ माइंड। ठीक है, और इसका विकास किसने किया था? एडवर्ड हर्सल ने। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 179 पर, जो है सबको लगभग ये पता होगा। यह किसका मत था कि क्रांतियाँ इतिहास की वाहक है? किसने कहा है? संघर्षवादी दार्शनिक कौन? समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 179 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 180 पर। क्वेश्चन नंबर 180 क्या है? निम्नलिखित में से किसका यह कहना है कि सामाजिक स्त्रीकरण समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? ए ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, बी ऑप्शन है आंद्रे बेटे, सी ऑप्शन है आर कॉलिंस, डी ऑप्शन है के डेविस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सामाजिक स्तरीकरण है, स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल, यह जो है प्रकार्यात्मक आवश्यकता है। यह किसने कहा है? यह कहा है किंग्सले डेविस ने, के डेविस ने। ठीक है, जो के डेविस महोदय हैं, इन्होंने बताया कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, यह जो है समाज के लिए प्रकार्यात्मक आवश्यकता है। ठीक है, कि जैसे कि संघर्ष, कोजर महोदय ने बताया कि जो संघर्ष है वह भी समाज में कुछ न कुछ योगदान देती है, वैसे ही जो ये के डेविस महोदय हैं, इन्होंने भी कहा कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, ठीक है, कोजर महोदय ने किसके लिए बताया था? कॉन्फ्लिक्ट के लिए। ठीक है, संघर्ष को। लेकिन जो किंग्सले डेविस हैं, के डेविस, इन्होंने जो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण को जो है समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकता है बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 180 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 181 पर। क्वेश्चन नंबर 181 क्या है? निम्नलिखित में से किसने राज्य को बुर्जुआ के सामान्य कार्यों के प्रबंधन के लिए समिति माना है? ए ऑप्शन है रॉबर्ट ए डेहल, बी ऑप्शन है पेरेटो, सी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन है C.W. मिल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 181 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने जो है राज्य को बुर्जुआ सामान्य वर्गों के प्रबंधन के लिए समिति माना है। ठीक है, राज्य को उन्होंने क्या माना है? जो बुर्जुआ हैं उन वर्गों के कार्यों के प्रबंधन के लिए एक समिति माना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 181 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182 क्या है? निम्नलिखित में से किसने सामाजिक संरचना की परिभाषा इस प्रकार की है? व्यक्तियों की परस्पर सापेक्षिक भूमिकाएं निभाने की क्षमता से उत्पन्न संबंध, मूर्त जनसंख्या और इसके व्यवहार, प्रतिरूप या नेटवर्क या प्रणाली का अमूर्त रूप है। यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है C.W. मिल्स, बी ऑप्शन है SF नाडेल, सी ऑप्शन है H. गार्थ, डी ऑप्शन है R.K. मार्टन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? SF नाडेल। ठीक है, SF नाडेल ने यह परिभाषा दी है, जो व्यक्तियों की परस्पर सापेक्षिक भूमिकाएं निभाने की क्षमता से उत्पन्न संबंध, मूर्त जनसंख्या और इसके व्यवहार, प्रतिरूप या नेटवर्क प्रणाली का अमूर्त रूप है। किसने कहा है? SF नाडेल ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 182 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 183 पर। क्वेश्चन नंबर 183 क्या है? निम्नलिखित में से किसने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है? ए ऑप्शन है डार्विन, सी ऑप्शन है मार्क्स, बी ऑप्शन है स्पेंसर, डी ऑप्शन है हीगल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जो सामाजिक परिवर्तन है यह अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है। किसने कहा है? स्पेंसर ने। ठीक है, स्पेंसर ने सामाजिक परिवर्तन को अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम बताया है। क्वेश्चन नंबर 183 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा।
फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 184 पर। क्वेश्चन नंबर 184 क्या है? निम्नलिखित में से यह किसकी राय है कि कोलोनाइजेशन और हाउसवाइफाइजेशन की दोहरी प्रक्रिया के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था विकसित हुई है, जिसने हाउसवाइफ को आर्थिक रूप से वंचित वर्ग बना दिया है? यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है मेरिया माइन्स, सी ऑप्शन है नीरा देसाई, बी ऑप्शन है श्यूम्पीटर, डी ऑप्शन है रोजमेरी प्रिंगल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मेरिया माइन्स, ए ऑप्शन। ठीक है, मेरिया माइन्स जो है इन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया है कि जो कोलोनाइजेशन है और हाउसवाइफाइजेशन है, यह जो है दोहरी प्रक्रिया के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हुई है। और इस व्यवस्था ने जो है हाउसवाइफ को क्या बना दिया है? आर्थिक रूप से वंचित वर्ग बना दिया है। जैसे कि घर की महिलाएं घर में दिन रात कार्य करती हैं, लेकिन उनको बदले में क्या मिलती है? कोई सैलरी मिलती है? कुछ नहीं मिलता। वो और जो है आर्थिक पैसों के से वो जो है वंचित वर्ग बना दी जाती है। उनको कोई पैसा नहीं मिलता, वो दिन रात चाहे जितना ही कार्य करें। तो इसी को ना क्या कहा जाता है? हाउसवाइफाइजेशन। ठीक है, जैसे कि चुनाव जब था भारत में अभी जल्द ही, तो नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की तरफ से जो राहुल गांधी हैं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा था कि जो औरतें हैं उनको पैसे दिए जाएंगे हर मंथ। कितने? 8,000। ठीक है, तो वो 8,000 रुपये जो देने की बात की थी, वो जो हाउसवाइफाइजेशन है, इसी जो है विचार से ये प्रेरित होकर इन्होंने जो है हर मंथ 8,000 रुपये देने की बात की थी कि जो महिलाएं दिन रात कार्य करती हैं और उनको बदले में जो है कुछ भी नहीं मिलता है, वो आर्थिक रूप से महिलाएं, घर की जो महिलाएं हैं वो वंचित रहती है। क्योंकि जब तक जो कमाने वाला घर का आदमी उन्हें पैसे नहीं देंगे, तब तक उनके हाथ में पैसे नहीं आएंगे। और जो कार्य करती भी हैं उनको पैसे उस कार्य के तो मिलते नहीं हैं, आप अपने घर में देखते ही होंगे। तो और उन जिस कार्य से करने को आपको कुछ मिलता ही नहीं है, तो आप क्या होंगे? आप जो है आर्थिक रूप से वंचित हो जाएंगे। आपको कुछ भी, आपके हाथ में पैसे नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इंटरनेट ही हमारे पास है, मोबाइल ही है, और इसमें अगर जो है पैसे नहीं हैं, तो हम आपसे कैसे संपर्क करेंगे? हम कैसे? तो इसलिए और हम जैसे ही आँख खुलती है हमारी, हमें तुरंत पैसों की आवश्यकता होने लगती है, क्योंकि हमारी लाइट, पंखे और कोलगेट और अनाज, राशन, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें किस पर निर्भर हैं? पैसों पर। और वही दिन रात महिलाएं काम करती हैं, उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता है। तो उसी से प्रेरित होकर जो राहुल गांधी हैं, इन्होंने जो है एक घोषणा पत्र निकाला था हाउसवाइफाइजेशन के, कि जो औरतें हैं उनके लिए 8,000 रुपये देने की बात की थी, इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए। तो ताकि जो महिलाएं हैं वो आर्थिक रूप से वंचित ना बने, बस यही कॉन्सेप्ट था उस टाइम का। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मेरिया माइन्स ने। ठीक है, ये महोदया बहुत ही ज़्यादा विचारक हैं आज के दुनिया के लिए। तो क्वेश्चन 184 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और भी हमें जो है चीज़ें मिलती जाएंगी तो हम कोरिलेट करते बताते जाएंगे। आधुनिक समाज, उत्तर आधुनिक समाज, और भी अच्छे तरीके से। 185 का किसने कहा है कि तीसरी दुनिया के देशों की समस्याएं यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के साम्राज्यवाद और व्यापार प्रभुत्व द्वारा सृजित हैं? ए ऑप्शन है समीर अमीन, सी ऑप्शन है फ्रैंक, बी ऑप्शन है रोस्टो, डी ऑप्शन है शुम्पीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंक। ठीक है, एजी फ्रैंक महोदय ने यह विचार प्रस्तुत किया है कि जो तीसरी दुनिया की समस्याएं हैं, तीसरी दुनिया मतलब कौन? हम जैसे देश, मतलब हमारा देश, विकासशील जैसे देश। ठीक है, जो विकसित हो रहे हैं, विकास की ओर बढ़ रहे हैं,
विकासशील जो देश हैं उनकी जो समस्याएं हैं वह उत्पन्न हुई है कि यूरोपीय और संयुक्त राज्य अमेरिका के साम्राज्यवाद और व्यापार प्रभुत्व द्वारा सृजित हैं। ठीक है, तो यह कथन किसने दिया है, यह विचार किसका है, एजी फ्रैंक का। ठीक है, एजी फ्रैंक ने बताया कि जो विकासशील देश हैं जिसे तीसरी दुनिया या गरीब देश बोला जाता है, इनकी जो है समस्याएं उत्पन्न हुई हैं यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के साम्राज्यवाद और व्यापार प्रभुत्व द्वारा उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 185 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 186 पर। क्वेश्चन नंबर 186 क्या है, ब्रिटिश काल के दौरान ग्रामीण बंगाल में ग्रामीण वर्ग संरचना का अध्ययन करते हुए किसने यह निष्कर्ष निकाला कि जो भारतीय ग्रामीण समाज है यह ना तो स्थिर था और ना ही समानतावादी था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन है एन.के. बोस, सी ऑप्शन है रामकृष्ण मुखर्जी, बी ऑप्शन है आंद्रे बेटे, डी ऑप्शन है डी.एन. धनागरे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा रामकृष्ण मुखर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 186 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। रामकृष्ण मुखर्जी ने जो है बंगाल में अपना अध्ययन किया, पश्चिम बंगाल में, और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो भारतीय ग्रामीण समाज है यह जो है ना तो कभी स्थिर रहा है और ना ही समानतावादी था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 186 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 187 पर। क्वेश्चन नंबर 187 क्या है, किसने कहा है कि हालांकि मानसिक प्रक्रियाओं पर वेबर का कार्य सुझावात्मक है या मुश्किल से सूक्ष्म समाजशास्त्र का आधार है। ए ऑप्शन है अल्फ्रेड शुट्स, बी ऑप्शन है एच गारफिंकेल, सी ऑप्शन है एन गलकमान, डी ऑप्शन है पीटर एल बर्जर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन अल्फ्रेड शुट्स। अल्फ्रेड शुट्स ने यह बताया है कि जो है हालांकि मानसिक प्रक्रियाओं पर वेबर का कार्य सुझावात्मक है यह मुश्किल से सूक्ष्म समाजशास्त्र का आधार है। यह जो है कथन है अल्फ्रेड शुट्स महोदय का। क्वेश्चन नंबर 187 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 188 पर। क्वेश्चन नंबर 188 क्या है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि सभी प्रतीयमान को समाविष्ट मानते हुए जो कि मानव जीवन से किसी भी प्रकार से जुड़े होते हैं बिल दो विश्व का अनुकरण करते हैं। ए ऑप्शन है एम कॉम्ट, सी ऑप्शन है जी सिमेल, बी ऑप्शन है एच स्पेंसर, डी ऑप्शन है ई माइल दुर्खाइम। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपकी टर्म पकड़िए, इससे आपको एकदम से पता चल जाएगा कि इसका विल ओ दी विस्प कॉन्सेप्ट किसने दिया है, जी सिमेल ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 188 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बड़े बड़े डिफिनेशन याद करने का तरीका की टर्म पकड़ना ही है। आप की टर्म पकड़ेंगे तभी आपको अच्छे से समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 189 है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि समुदाय वर्ग का समानार्थी है। ए ऑप्शन है जी सिमेल, बी ऑप्शन है लोए, सी ऑप्शन है एट जियोनी, डी ऑप्शन है ई इटोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यह जो है सुझाव किसने दिया था कि जो समुदाय है यह वर्ग का समानार्थी किसने कहा था, लोए महोदय ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 189 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 190 पर। क्वेश्चन नंबर 190 क्या है, किसने कहा है कि मानव मस्तिष्क का मूल लक्षण सामाजिक संरचना के संभव प्रकारों का निर्धारण करते हैं। ए ऑप्शन है सी लेवी स्ट्रॉस, सी ऑप्शन है जेपी मर्डॉक, बी ऑप्शन है जे पॉल सार्त्रे, डी ऑप्शन है एस.एफ. नाडेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यह कथन किसका है कि जो मानव मस्तिष्क का मूल लक्षण है सामाजिक संरचना के संभव प्रकारों का निर्धारण करते हैं। कौन, सी लेवी स्ट्रॉस महोदय। ठीक है, यह कथन जो है सी लेवी स्ट्रॉस का है। क्वेश्चन 190 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 191 पर। क्वेश्चन नंबर 191 क्या है, प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर अन्वेषक के रूप में संज्ञानात्मक आशयों से उत्पन्न होते हैं। यह किसका विचार है। ए ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है इमानुएल दुर्खाइम, डी ऑप्शन है कार्ल मैनहाइम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर ने जो है प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर अन्वेषक के संज्ञानात्मक आशयों से उत्पन्न होते हैं यह विचार प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन 191 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर
192 पर क्वेश्चन नंबर 192 क्या है? निम्न में से किसने पितृसत्ता को पुरुषों के बीच सामाजिक संबंधों के ऐसे समुच्चय के रूप में परिभाषित किया है जिसका भौतिक आधार होता है, जो श्रेणीबद्ध होते हुए भी पुरुषों के बीच में ऐसी परस्पर निर्भरता या एकता पैदा करते हैं या स्थापित करते हैं जो उन्हें महिलाओं पर प्रभुत्व जमाने में मदद करती हैं? ये स्टेटमेंट किसका है? ए ऑप्शन है एस्टर बोजरप का, सी ऑप्शन है हेडी हार्टमैन का, बी ऑप्शन है सैंड्रा हार्डिक का, डी ऑप्शन है नैन्सी हार्ट स्टाक का। तो यह स्टेटमेंट है हेडी हार्टमैन का, ठीक है, हार्टमान का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 192 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 193 पर। क्वेश्चन नंबर 193 क्या है? यह टिप्पणी किसकी है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपरिहार्य रूप से अनेक परिस्थिति होती है और इनमें से प्रत्येक परिस्थिति की एक भूमिका होती है। ए ऑप्शन है आर के मार्टन, सी ऑप्शन है टी न्यूकॉम्ब, बी ऑप्शन है आर लिंटन, डी ऑप्शन है WF ऑगबर्न। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह टिप्पणी किसकी है कि देखिए यहाँ सीधे से आप कीटन प्रक्रिया परिस्थिति एक भूमिका से जुड़ी होती हैं, ठीक है। अनेक परिस्थिति होती है और इनमें से प्रत्येक स्थिति एक भूमिका से जुड़ी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 193 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आर लिंटन महोदय की ये टिप्पणी है कि जिस समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपरिहार्य रूप से अनेक परिस्थिति होती है, ठीक है। समाज में जो एक व्यक्ति होता है उसकी जो है अनेक परिस्थितियाँ होती हैं और जो प्रत्येक परिस्थिति होती है भूमिका या जो है एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 153 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 194 पर। यह कथन किसका है कि पूंजीवाद का कारण कर्मकार का अपने काम के प्रति मोह भंग हुआ है? ए ऑप्शन है मार्क्स, बी सी ऑप्शन है गिडेंस, बी ऑप्शन है वेबर, डी ऑप्शन है पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेबर, बी ऑप्शन, ठीक है। 194 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 195 पर। क्वेश्चन नंबर 195 क्या है? निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि विसामान्यता प्रकार्यात्मक और निश्चयात्मक हो सकती है? ए ऑप्शन है इमानुएल दुर्खाइम, बी ऑप्शन है A.K. कोहेन, सी ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। A.K. कोहेन ने जो है विसामान्यता मतलब एनोमी, ठीक है, के बारे में बताया कि ये जो प्रकार्यात्मक और निश्चयात्मक हो सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन 195 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 196 पर। क्वेश्चन नंबर 196 क्या है? जेंडर सामाजिक रूप से रचित है जबकि सेक्स जैविक रूप से प्रदत्त। यह कथन किसका कहा जा सकता है? ए ऑप्शन है नारीवादी की पहली लहर, बी ऑप्शन है नारीवाद की दूसरी लहर, सी ऑप्शन है प्रकार्यवाद का अभ्युदय, डी ऑप्शन है भूमंडलीकरण का प्रभाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो जेंडर है यह सामाजिक रूप से रचित है जबकि सेक्स जैविक रूप से प्रदत्त है। यह कथन है किसका? नारीवाद की दूसरी लहर का, ठीक है। जो नारीवाद की जो दूसरी लहर है, ठीक है, इन्होंने यह कहा है कि जो जेंडर होता है यह जो है सामाजिक रूप से रचित होती है जेंडर, ठीक है, और जो सेक्स है, ठीक है, यह किससे रूप से प्रदत्त है? जैविक रूप से, ठीक है। तो इसलिए यह कथन है नारीवाद की दूसरी लहर को, ठीक है। तो जेंडर इन्होंने सामाजिक रूप से रचित बताया है और जो सेक्स है ये जैविक रूप से प्रदत्त बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 196 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 197 पर। क्वेश्चन नंबर 197 क्या है? जो भारतीय समाज के बारे में यह कथन है कि राज्य व्यवस्था एक प्रमुख परंपरा में निरपेक्ष मूल्य की दृष्टि से अपेक्षाकृत स्वायत्त है। ए ऑप्शन है M.N. श्रीनिवास, सी ऑप्शन है मैरियट मतलब मैकी मैरियट, बी ऑप्शन है एल ड्यूमा, डी ऑप्शन है P. कोलेंडर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा एल ड्यूमा, ठीक है। लुई डूमा ने ये भारतीय समाज के बारे में यह कथन स्टेटमेंट दिया है कि जो राज्य व्यवस्था है एक प्रमुख परंपरा निरपेक्ष मूल्य की दृष्टि से अपेक्षाकृत क्या है? स्वायत्त है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 197 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 198 पर। निम्नलिखित में से किसने नव प्रकार्यात्मकवाद की परिभाषा प्रकार्यात्मक सिद्धांत का आत्म आलोचक
उस तत्व को प्रकार्यात्मकवाद के बौद्धिक क्षेत्र का इसके सैद्धांतिक केंद्र को अक्षुण्ण रखने हेतु विस्तार करने का प्रयास किया है के रूप में की है। ए ऑप्शन है टी पार्सन्स और ई सिल्स, बी ऑप्शन है अलेक्जेंडर और कोलमी, सी ऑप्शन है अलेक्जेंडर और जे टर्नर, डी ऑप्शन है पी कोहेन और ए गोल्डनर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नौ प्रकारवाद की के जो है विचारक कौन है नौ प्रकारवाद के? तो जे अलेक्जेंडर और पी कोलमी। ठीक है, यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। तो जे अलेक्जेंडर और पी कोलमी ने यह परिभाषा दी है कि जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है या आत्म आलोचक उस तत्व का प्रकार्यात्मकवाद के बौद्धिक क्षेत्र का इसके सैद्धांतिक केंद्र को अक्षुण्ण रखते हुए विस्तार करने का प्रयास करने के रूप में किया है। किसने? अलेक्जेंडर और पी कोलमी ने। जेफरी अलेक्जेंडर और पी कोलमी। क्वेश्चन नंबर 198 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 199 पर। क्वेश्चन नंबर 199 क्या है? किसके अनुसार जीवन जगत व्याख्यात्मक पैटर्न का सांस्कृतिक रूप से संप्रेषित और भाषाई रूप से संगठित संग्रह है? ए ऑप्शन है जे हैबरमास, सी ऑप्शन है एम वेबर, बी ऑप्शन है ए शुट्स, ये है। ठीक है, डी ऑप्शन है एच गारफिंकल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसके अनुसार जीवन जगत व्याख्यात्मक पैटर्न का सांस्कृतिक रूप से संप्रेषित और भाषाई रूप से संगठित संग्रह है? किसने कहा है? जे हैबरमास ने। क्वेश्चन 199 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 200 पर। क्वेश्चन नंबर 200 क्या है? यह किसका कथन है कि वैचारिक अधिसंरचना अर्थव्यवस्था का मात्र प्रतिबिंब नहीं है अपितु असतः इसके अस्तित्व की शर्त भी है? ए ऑप्शन है एल अल्थ्यूजर, बी ऑप्शन है गिडेंस, सी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन है जे हैबरमास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एल अल्थ्यूजर। ठीक है, एल अल्थ्यूजर ने यह विचार प्रस्तुत किया है कि जो वैचारिक अधिसंरचना है यह अर्थव्यवस्था का मात्र प्रतिबिंब नहीं है अपितु अंशतः इसके अस्तित्व की एक आवश्यक शर्त भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 200 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से और जो है शेयर और सब्सक्राइब भी करें ज़रूर, और टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें, लाइक करें। थैंक यू। आपका लाइक और शेयर जो है हमें आप मोटिवेशन के रूप में कार्य करेगा, तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू।